हेलो एवरीवन, मैं आपका स्वागत करती हूँ सीयूईटी हिंदी हब में। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं आपके वर्ण विचार के बारे में। यानी कि अगर हम बात करें तो वर्ण विचार किसे कहते हैं, वर्ण विचार क्या होते हैं, ये वर्ण कहाँ से आए, इनकी ज़रूरत क्या पड़ी, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। साथ ही साथ वर्ण के भेद और बाकी जितने भी हम बात करेंगे कि उनको नाम से पुकारा जाता है या फिर जितने भी भागों में इसे विभाजित किया गया वो सब हम समझेंगे। तो सबसे पहले जो बेस है हमारे व्याकरण का भी वर्ण विचार है, और वर्ण विचार का जो हम बेस बोलेंगे वो हमें समझ लेना चाहिए। तो जैसे मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, ठीक है, अब मैं बात करूँ तो मैं सेंटेंसेस फॉर्म कर रही हूँ, यानी एक वाक्य का निर्माण कर रही हूँ। तो वाक्य के निर्माण के दौरान मैं बहुत सारे शब्दों को बोल रही हूँ। अब ये शब्द कैसे बने बच्चे? तो ये शब्द का जो निर्माण हुआ इन वर्णों के माध्यम से हुआ, यानी इन वर्ण के माध्यम से हुआ। देखो, डेफिनेशन पे जाएंगे, ऑब्वियसली डेफिनेशन कुछ अलग नहीं है, हमेशा पढ़ते आए हैं, बचपन से हम यही पढ़ रहे हैं। लेकिन पहले हम समझ लेते हैं, तब बाकी सारी चीजें पढ़ना लगता है कि हाँ ठीक है, समझ बैठ बन गई है, तो फिर डेफिनेशन पढ़ना इजी लगता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ये वर्ण के बारे में, ठीक है। अब अगर मैं वर्ण की बात कर रही हूं तो मैंने कहा कि हम बात कर रहे हैं, हम, ठीक है। अब हम में क्या है बेटा? आपके पास ह है और म है, ठीक। अब ये अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या है? ह और म है, ठीक। अब ये जो ह है ये क्या है? आपका वर्ण है, और ये जो म है वो क्या है? आपका वर्ण है। यानी कि वर्ण की का जो अगर हम बात करेंगे, जैसे मैं अभी बोल रही हूँ हम, ठीक। अब ये जब मैंने इसे चिन्हित किया तो ये क्या हो गया? इस वर्ण का अस्तित्व हमें दिखा, यानी हमारे मुख से जो ध्वनि निकल रही है उसके माध्यम से हमें पता चल रहा है कि अच्छा ठीक है, हम इसके बारे में बात करें, ठीक। यानी कि अगर कहा जाए तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि जो है वो ये आपका वर्ण हो जाता है। यानी कि अभाज्य है, ये जो है इससे और छोटा कुछ नहीं हो सकता, और ये सबसे छोटा है, न्यूनतम है, और ये इसे हम ध्वनि के नाम से भी जानते हैं। यानी हमारे मुख से जो आपके शब्द निकल रहे हैं, तो जो आपके वर्ण निकल रहे हैं, आपकी जो ध्वनि निकल रही है, उसी को हम क्या देते हैं? आकार देते हैं यहाँ पे। तो इसे जब हम चिन्हित करते हैं तो ये आपका वर्ण बन जाता है। यानी कि जब मैंने इसे कहा राम, तो ये क्या हो गया? ये राम जो आया इसे मैंने चिन्हित किया। अब चिन्हित कैसे किया? मुझे पता है कि र ऐसे लिखा जाता है, मुझे ये भी पता है कि आ ऐसे लिखा जाता है, और मुझे ये भी पता है कि म ऐसे लिखा जाता है। इसलिए मैंने क्या किया? इसे चिन्हित कर दिया, ठीक है। ये ध्वनि थी जो मेरे मुख से निकली राम नाम से, और इसे मैंने जब लिखा तो वो इस रूप में आ गया। तो इसे हम क्या कहते हैं? ये जो आपके वर्ण दिख रहे हैं, यानी कि जिस ध्वनि को हम चिन्हित कर रहे हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? हम वर्ण के नाम से जानते हैं। यानी कि कहा जाए तो भाषा की न्यूनतम इकाई, ऐसी इकाई जो अभाज्य है, जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम वर्ण कहते हैं। अब इसी वर्ण के साथ हमने एक शब्द जोड़ दिया, विचार। अब इस वर्ण के साथ विचार जोड़ा, तो जब हमने बात किया तो हम एक एक वर्ण, एक एक ध्वनि जिसे चिन्हित कर रहे हैं उसे हम वर्ण कह रहे हैं, तो हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। फिर जब हम सारे शब्द जो निर्माण होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ह आया और यहाँ पे म आया, यहाँ पे र आया, आ जो है यहाँ पे लुप्त हो गया लेकिन यहाँ पे दिख रहा है, और यहाँ पे हमें म मिल रहा है। ये सब क्या है? यानी कि स्वर है, व्यंजन है, या फिर अगर हम बात करें तो इनकी व्यवस्था कैसे, इन्हें रखी कैसे जाती है, ये सारी चीजें जब हम जानते हैं, पढ़ते हैं, इनके नामकरण को समझते हैं, इनके प्रोनाउंसिएशन यानी इनके उच्चारण के स्थान को समझते हैं, तो उसे हम किसके अंतर्गत रख देते हैं? उसे हम वर्ण विचार के अंतर्गत रख देते हैं। यानी वर्ण के बारे में जब हम सब कुछ जान जाते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? वर्ण विचार कहते हैं। यानी जिस भाग के अंतर्गत हम वर्ण के विषय में सब कुछ पढ़ने वाले हैं या सब कुछ जानते हैं, उसे हम वर्ण विचार कहते हैं। अब यहाँ पे हमने वर्ण समझा, वर्ण विचार समझा। अब इसी के साथ साथ एक चीज और आ जाती है जिसे हम कहते हैं वर्णमाला। क्या कहते हैं? हम कहते हैं वर्णमाला, ठीक है। अब ये वर्णमाला क्या है बच्चे? अगर मैं बात करूं तो वर्णमाला को हम कैसे समझते हैं, कैसे जानते हैं? तो जब हम माला बना रहे होते हैं, मान लीजिए हमारे पास कोई फूल है, ठीक है, अलग अलग कलर के हैं, अलग अलग तरीके के हैं, अलग अलग सुगंध के हैं, लेकिन जब हम माला का निर्माण करते हैं तो हम क्या करते हैं? हम उन्हें एक धागे में पिरोते हैं, यानी एक जगह पे रखते हैं, तब जाकर एक माला का निर्माण होता है। तो यहाँ पे भी कहा जा रहा है वर्णमाला। इसका मतलब ये हुआ
कि आपके ये जितने भी वर्ण हैं जिससे हम शब्द बना रहे हैं या फिर जिससे हम शब्दकोश का निर्माण कर पाते हैं, उन सब को एक व्यवस्थित रूप में संग्रहित किया जाता है, आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम वर्णमाला कहते हैं। यानी कि जैसे हम कहते हैं ना कि एक के बाद दो आता है, दो के बाद तीन आता है, तो ये निश्चित है, ये व्यवस्थित क्रम है। ठीक उसी तरीके से हमारे पास भी एक व्यवस्थित क्रम है जो आपके वर्ण का है, जिसे जैसे अगर हम बात करेंगे तो अगर मैं बात करूं तो अ के बाद आ आएगा। ठीक है, यानी क्या है? ये एक क्रम दिया गया है, ये व्यवस्थित रूप है, इसी रूप में हम चलेंगे। ठीक उसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो पहले क वर्ग आएगा, क वर्ग के बाद च वर्ग आएगा। ठीक है, यानी कि ये आपका निश्चित है। जब हमारे जितने भी वर्ण मौजूद हैं उनको एक व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, ये तीन चीजें हम यहाँ पे समझ रहे थे। सबसे पहले हमने वर्ण को समझा, वर्ण कहते किसे हैं, यानी कि वर्ण क्या होते हैं। उसके बाद हमने वर्ण विचार को जाना कि वर्ण विचार में हम क्या कर रहे हैं या फिर क्या बातें करते हैं। उसके बाद हमने वर्णमाला को जाना। अब मैंने वर्णमाला को बताया, इसमें मैंने अ और आ को अलग लिखा और उसके बाद मैंने कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग की बात की। तो अब ये क्या है? यानी कि अगर हम बात करें तो ये व्यवस्थित ढंग की जब हम बात कर रहे थे तो हमारा अ और आ ऊपर क्यों आया और कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग जो है ये नीचे क्यों आया? इसकी क्या अगर बात करें तो ये इसे हम किस आधार पे विभाजित कर रहे हैं या फिर किस तरीके से हम इसे देखते हैं, तो हम बात करेंगे तो यहाँ पे हम समझेंगे कि हमने वर्णमाला में देखा कि दो भाग किए जाते हैं, एक होता है आपका स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। अब ये स्वर और व्यंजन किस आधार पे होते हैं? यानी हम कहते हैं, जैसे हमने यहाँ पे पीछे पढ़ा वर्णमाला और हमने कहा अ आ या फिर कवर्ग, चवर्ग। अब ये जो है इसको हमने किस आधार पे बांटा है? तो सबसे पहले तो हम ये जान जाते हैं कि वर्णमाला में हमारे 52 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं बच्चे? 52 वर्ण होते हैं, 52। अंग्रेजी में कितने होते हैं? तो आपके पास 26 अल्फाबेट्स होते हैं। जनरली अंग्रेजी याद रहता है लोगों को, हिंदी में जब अगर हम क ख ग घ की बात करते हैं तो भूल जाते हैं, याद नहीं रहता कि ठीक है कितने हुए। य र ल व के बाद उनका गायब हो जाता है कि श स श ह भी होते हैं। तो क्या हो जाता है, ये अगर आपको कभी कंफ्यूजन हो जाए या फिर हो सकता है कि नाम इतने दे दिए जाते हैं, इतने खंडों में विभाजित करते हैं हम वर्ण विचार को कि आप कंफ्यूज हो कि कितनी संख्या। तो याद रखना कि इंग्लिश में अल्फाबेट्स कितने होते हैं? 26। इसके साथ 2 गुना कर देना, कितने हो जाएंगे? 52। तो हिंदी वर्णमाला में आपके कुल वर्णों की संख्या कितनी है? 52 होती है। ठीक है, अब ये 52 जो हमारे वर्ण है इनको हम किस आधार पे बांट रहे हैं? अब जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि स्वर और व्यंजन कर दिया हमने, वर्णमाला के 2 हिस्से कर दिए, हमने कहा स्वर और व्यंजन। अब ये स्वर और व्यंजन क्या है? तो सबसे पहले आता है आपके पास स्वर। स्वर किसे कहते हैं? जिसके उच्चारण में आपके मुख में वायु कहीं भी रुके ना, कोई बाधा उत्पन्न ना हो और स्वतंत्र रूप से उच्चारित हो जाए। यानी कि जिन वर्णों के उच्चारण के दौरान हमारे मुख में वायु का कहीं भी घर्षण ना हो और स्वतंत्र रूप से हमारा जब वर्ण है वो उच्चारित हो जाता है, उसे हम स्वर कहते हैं। या फिर हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि जिस वर्ण के उच्चारण में किसी भी अन्य वर्ण की सहायता ना लगे या किसी और की सहायता ना लगे तो उसे हम क्या कहते हैं? स्वर। यानी कि जिनके उच्चारण में किसी की सहायता न लगे, यानी किसी की सहायता न पड़े या फिर उसे जरूरत ना हो। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? स्वर। ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे व्यंजन किसे कहते हैं, तो जब हम कहते हैं स्वर और व्यंजन की बात करते हैं तो हमें एक बात याद रखना होगा कि जब हम ये डिफाइन करके इसे अलग कर दिए कि हाँ जिसके उच्चारण में किसी की सहायता नहीं लगती है उसे हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। तो अब व्यंजन क्या होगा? व्यंजन वो वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में स्वर की सहायता लगती है। ठीक है, यानी कि जिनके उच्चारण में स्वर की सहायता लगती है। अब अगर मैं स्वर की सहायता की बात कर रही हूं, यानी कि ऐसे वर्ण जिनको उच्चारित करते वक्त स्वर साथ में आता हो।
यानी स्वर की उपस्थिति निश्चित हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहाँ पे कहा जिनके उच्चारण में किसी की सहायता ना लगे, तो अगर हम बात करेंगे अ, आ, ई, उ, उ, अब ये ऐसे हैं जिनको उच्चारित करते वक्त ना आपके वायु जो है, आपका वायु मुख में कहीं घर्षण नहीं खाता या कहीं रुकता नहीं। जैसे अ, आ, ई, उ, री, हम क्या कर रहे हैं, उच्चारित करते जा रहे हैं, कहीं रुक नहीं रहा, ठीक है। लेकिन जब हम कहते हैं क, ठीक, या फिर अगर हम कहते हैं च, या फिर हम कहते हैं ट, उस वक्त हमारी जिह्वा जो है वो मुख के किसी ना किसी हिस्से से जाकर टकरा रही होती है, वायु किसी ना किसी हिस्से से जाकर के लग रहा होता है। ऐसी परिस्थिति में हम इसे क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। अब ये मुख में कहाँ जाकर के हमारी जिह्वा स्पर्श कर रही है, इसकी बात तो हम बाद में करेंगे। जब मैंने यहाँ पे कहा अ, आ, ई, उ, तो ये क्या हो गया, ये हमारे स्वर हो जाते हैं। जब मैं व्यंजन की बात करती हूँ तो व्यंजन में आपका क, ख, च, छ, ये क्या कहलाते हैं, ये व्यंजन कहलाते हैं। अब इसमें आपको कहीं स्वर तो नहीं दिख रहा, जनरली देखा जाए तो क और ख तो लिखा हुआ है, ये तो स्वर है ही नहीं इसमें। लेकिन अगर मैं बोलूं कि इस क को मैं विभाजित कर सकती हूं और क के साथ हलंत लग गया और आपके साथ अ आ गया, यानी क्या हुआ, अगर हम बात करेंगे तो ये क टूट गया और दो हिस्सों में हुआ। एक हुआ आधा क, यानी एक हलंत वाला क, और दूसरा उसके साथ आया स्वर। यानी ये क्या है, ये आपका व्यंजन है और ये आपका स्वर है। यानी पूर्ण रूप से वर्ण का जब उच्चारण किया गया तो उसमें स्वर की सहायता लगी और वो स्वर क्या था आपका। अगर कहीं कंफ्यूजन हो जाता है, मान लीजिए दिमाग में कभी ये बात आ गई कि अरे यार ये तो ठीक है, चलो ये हम तो मतलब ये तो ऐसे कर दिया कि तोड़ दिया तो हमें दिख रहा है, लेकिन ऐसा होता थोड़े होगा। तो एक बात बताइए, जब हम बात करते हैं का, आपको ये का दिख रहा है, ये कहां से आया। जैसे कि अगर हम बात करेंगे क तो व्यंजन है, तो का भी हमारा व्यंजन हुआ, या फिर हम कहेंगे कि अरे यार ये तो ठीक है, कहां से आया। तो इसको जब हम सोचेंगे समझेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारे पास इसमें भी स्वर की उपस्थिति है, और कैसे, इस क के साथ आ लगा है। यानी कि ये वही स्वर है जो आपके का, के, की, कु, इन सब का निर्माण करने में आपकी सहायता करता है, यानी व्यंजन की सहायता करता है। जब हम विभक्तियों की बात करते हैं या फिर जब हम शब्द निर्माण की बात करते हैं तो ये जो आपका स्वर है यही व्यंजन के साथ लगता है, और फिर हम क्या करते हैं, हम अपने शब्द का निर्माण करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने शुरू में बात किया था राम। अब इस राम में र, आ, धन, म, धन, अ, अगर मुझे क्या करना हो, वर्ण विच्छेद करना हो, ठीक है, एक होता है शब्द विच्छेद, एक होता है वर्ण विच्छेद। जब हम शब्द विच्छेद करते हैं तो शब्दों को तोड़ते हैं। जैसे मैंने कहा यहाँ पे हिमधन आलय, ठीक, लेकिन यहां पे अगर हम बात करेंगे राम, तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका वर्ण विच्छेद हो गया। यानी हमने वर्ण में से आपके स्वर व्यंजन को अलग किया और फिर हम उन्हें अलग कर रहे हैं। यानी कि जब हम बात करते हैं आपका, तो यहाँ पे क्या हुआ, आपको दिखेगा यहाँ पे भी स्वर है और यहाँ पे भी स्वर है। यानी इसीलिए जब हम व्यंजन की परिभाषा की बात करते हैं तो व्यंजन की परिभाषा में क्या कहते हैं, व्यंजन की परिभाषा में कहते हैं कि ये ऐसे वर्ण है जिनके उच्चारण में स्वर की सहायता लगती है, उसे हम क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पे स्वर और व्यंजन की बात की, तो ये आपके जो स्वर होते हैं इनकी संख्या होती है 11। पहले 13 माना जाता था, बाद में उन दोनों को हटा करके अयोगवाह में कर दिया गया। वो कौन थे, तो आपके अंग और अह थे, जिन्हें हम क्या किस नाम से जानते हैं, हम अयोगवाह के नाम से जानते हैं। ठीक है, और व्यंजन की संख्या मानी जाती है कितनी बच्चे, तो अगर देखा जाए तो व्यंजन को कुछ हिस्सों में बांट दिया गया है। अब उस हिस्सों के अनुसार, जैसे स्पर्श व्यंजन की बात करें तो वो कितने हो जाते हैं आपके, सॉरी व्यंजन हमारे यहाँ पे, ओके, स्पर्श व्यंजन की बात करें तो वो आ जाते हैं आपके 25। उसी में अगर हम बात करें अंतस्थ व्यंजन के तो वो हो जाते हैं आपके 4। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपके उष्म व्यंजन की बात करेंगे तो वो आपके क्या हो जाएंगे, वो भी हो जाते हैं 4। स्पर्श या फिर अगर हम स्पर्श व्यंजन जो होते हैं वो आपके 25 होते हैं, जो आपके 5 वर्ग होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें उष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन, उनकी संख्या होती है 4। उसके बाद अगर हम बात करें अंतस्थ व्यंजन, उनकी भी संख्या हो जाती है आपके पास 4। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास आता है एक संयुक्त व्यंजन,
आगे पढ़ेंगे, ये सिर्फ इंट्रो है। उसकी भी संख्या कितनी हो जाती है 4, और उसके बाद फिर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो हमारे उच्छिष्ट वर्ण के नाम से भी 2 वर्ण जाने जाते हैं। आगे हम ग्राफ को समझते जाएंगे। अभी तक के इंट्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ हमें इतना समझना है कि वर्ण किसे कहते हैं, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई, ठीक है, जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। वर्ण विचार किसे कहते हैं, तो जब हम वर्ण के बारे में जानते हैं और समझते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, वर्ण विचार के अंतर्गत रखते हैं। अगर हम बात करें वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णों के व्यवस्थित ढंग को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। अब इस वर्णमाला में कितनी संख्या होती है, तो वर्णों की 52 संख्या होती है। फिर हम जानते हैं कि वर्णमाला को कितने भागों में, हमने पूरे वर्ण जो है उनके कितने भेद किए, तो हमने वर्ण के 2 भेद किए, स्वर और व्यंजन। उसके बाद आ जाता है आपका स्वर। स्वर की संख्या हमने बोली 11। अब थोड़ा सा डिफिनेशन पढ़ते हैं। इतनी चीजें जब हम बात कर चुके हैं तो थोड़ी सी हम परिभाषा पे पहुंचते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी परिभाषा क्या कहती है, तो किसी भी भाषा की सबसे छोटी ध्वनि वर्ण कहलाती है। यानी किसी भी भाषा का जो सबसे छोटा ध्वनि है, अगर हम बोल रहे हैं, वो क्या है, वो आपके लिए वर्ण हो जाएगा, ठीक। अगर हम बात करेंगे तो अर्थात वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड ना हो सके, जैसे क, ख, ग, घ, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात गौर फरमाइएगा कि यहाँ पे सबके नीचे हलंत लगा हुआ है, इस बात का ध्यान रहे। हलंत का मतलब होता है, यानी कि अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, ये आपका पूर्णतः क है, लेकिन जैसे मैंने हलंत लगा दिया वैसे ही आधा क हो जाएगा। जैसे हम लिखते हैं सिक्का, ठीक है, तो जब हम सिक्का लिखते हैं तो हम कैसे लिखते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, आधा क है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और वर्णों का ज्ञान हमें इसलिए जरूरी है क्योंकि यही वर्ण है। अगर थोड़ा भी आपने इस कॉन्सेप्ट को क्या किया, नहीं समझा, आपको नहीं समझ में आया कि कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ स्वर है, कहाँ व्यंजन नहीं है, या फिर किस तरीके से व्यंजन में स्वर की उपस्थिति है, ये सब अगर थोड़ा भी मिस आउट होता है तो यही जाकर आपको तकलीफ देता है जब हम संधि की बात कर रहे होते हैं या फिर जब हम क्या करते हैं, छंद की बात कर रहे होते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे वर्ण को ध्वनि चिन्ह भी कहा जाता है सॉरी। वर्ण भाषा को लिखने के चिन्ह है। वर्ण सार्थक इकाई नहीं है, यानी कि अगर बात किया जाए तो ये एक सार्थक इकाई नहीं है। क है। अब ये सार्थक इकाई तब बनेगा जब किसी हम क्या करते हैं, शब्द का निर्माण कर लेते हैं या फिर हम उसको उपयोग में लाते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी और अविभाज्य है, यानी जिसे तोड़ा नहीं जा सकता और सबसे छोटी इकाई है, ठीक है। जो चीजें मैं अभी आपको बता रही थी। आगे वर्णमाला। वर्णों के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। यानी कि वर्ण में अगर हम बात करेंगे, वर्णों को जब हम व्यवस्थित ढंग से रखते हैं, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, ऐसे करते हैं और उनको व्यवस्थित धारा में प्रस्तुत करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, वर्णमाला। वो बच्चों की जो किताब आती है, आपने देखा होगा, क से शुरू होता है और फिर हम यर लव तक आ जाते हैं, उसे वही एक व्यवस्थित ढंग है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका वर्णमाला कहलाता है। वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं, 52। स्वर वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है, 11 होती है। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, ठीक है। और अगर हम बात करें तो मैंने कहा था कि स्वर में ही पहले, या फिर अभी भी आप अगर बच्चों की किताब उठाओगे तो नजर आएगा अंग और अ को वहीं पे रखा गया अभी भी, लेकिन हमारे स्वरों की संख्या 11 होती है और वही जो 2 टूटे उन्हें हम अयोगवाह के अंतर्गत रख देते हैं, यानी कि हम उन्हें अयोगवाह कहते हैं। कभी कभी अगर आपने देखा होगा तो इसे विसर्ग के नाम से भी बोला जाता है, लेकिन ये दोनों अयोगवाह के अंतर्गत आते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम अनुस्वार और विसर्ग के नाम से जाने वो अलग बात है, लेकिन इसे अयोगवाह के अंतर्गत रखा गया है, तो हमारे स्वरों की संख्या 11 हो जाती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखेंगे मूल व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है, 33। अब ये मूल व्यंजन वर्ण की बात हो रही है, यहां से मूल और एक व्यंजन वर्ण, इन दोनों में क्या फर्क है ये सारी चीजें समझेंगे, पर धीरे धीरे अभी फिलहाल हम जितना पीछे पढ़ के आए हैं उसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो मूल व्यंजन वर्णों की कुल संख्या कितनी हो जाती है आपकी, 33 हो जाती है, जो निम्न है। कौन से, क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इ, ट, ठ, ड, ढ, अड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, और उसके बाद य, र, ल, व, श, स और ह। यहाँ पे ये जो 3 स है इनके उच्चारण में बड़ा कंफ्यूजन है और ये हमेशा रहता है, मतलब हर किसी का उच्चारण शुद्ध नहीं होता। हालांकि
व्याकरण की परिभाषा ही कही जाती है शुद्ध शुद्ध लिखना, शुद्ध शुद्ध बोलना और शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लेकिन होता नहीं है, ऐसा हो नहीं पाता। व्याकरणिक दृष्टिकोण से सारी चीजें अगर आप बात करोगे ना तो गलत होती जाती है। तो ठीक है, चलिए, प्रोनाउंसिएशन अगर आता है तो बेहतर, नहीं आता है तो कोई बात नहीं। तो अगर हम कोई बात नहीं का क्या मतलब, मैं चाह के भी प्रोनाउंसिएशन चेंज तो नहीं करा पाऊंगी, बस यही कह सकते हो कि जो दंत स है उसके उच्चारण के वक्त आपका जो जिह्वा है वो दांत पे जाना चाहिए, जो मूर्धन्य श है वो मुर्दा पे लगना चाहिए, और जो आपका षटकोण वाला श है वो आपको पता है षट, अच्छा इसके भी अलग अलग नाम है, दंत स, मूर्धन्य स, तालव्य श, ठीक है। जो तालु से लगता है उसे तालव्य श, जो दांत से लगता है उसे दंत स, और जो आपके मूर्धा से लगता है मूर्धन्य श। इसको भी अलग तरीके से सड़क वाला स, शलजम वाला श और षटकोण वाला श, इस तरीके से भी याद दिलाया जाता है। तो प्रोनाउंसिएशन बेहतर हो जाए तो बेहतर, नहीं होता है तो भी काम तो चल ही रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त व्यंजन जो है उनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है, और वो होते हैं आपके छ, त्र, ज्ञ और श। और उच्छिष्ट वर्ण कितने होते हैं बच्चे? तो आपके 2 होते हैं, ड और ढ। ये आपका जो अभी बताया गया, जो वर्गीकरण हमने देखा और हमने जिस पे बात की, ये आपके बेसिक हैं। बेसिक यानी जिसके बारे में हम बात कर रहे थे अभी। अगर आप देख मतलब ऑब्वियसली आपने बच्चों की किताब देखी होगी, वहां पे भी हम क्या देखते हैं, आपको सारे वर्ण व्यवस्थित रूप से दिखा दिए जाते हैं। वही एक बेसिक चीज था यहाँ पे जो हमने अभी इसका परिचय दिया। अब धीरे धीरे इसको जानने की कोशिश करते हैं, धीरे धीरे समझने की कोशिश करते हैं। ये आपके वर्ण थे जिसको विभाजित किया गया है जिस तरीके से, उस तरीके से आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। अब आते हैं, वर्ण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तो 2, स्वर और व्यंजन, जिसके बारे में हमने बात की थी। सबसे पहले आपका आता है स्वर, उसके बारे में हमने बात की तो हमने कहा कि ऐसी ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय अन्य किसी ध्वनि की सहायता न हो, अर्थात जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से बोली जाती है, उसे हम स्वर कहते हैं। हिंदी भाषा में स्वर की संख्या 11 होती है, ठीक है। अब ये जो बात हम पीछे कर रहे थे वही चीज यहाँ पे आपको डिफाइन की गई है। अब अगर हम गौर से देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले हम जानेंगे स्वर के भी कुछ भेद होते हैं। अब ये स्वर के जो भेद होते हैं वो किस आधार पे किए गए हैं उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया है आपसे ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर, ठीक। ह्रस्व स्वर जो होता है इसके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, यानी जिसके उच्चारण में मिनिमम आपका टाइम कंज्यूम हो, यानी कि एकदम न्यूनतम वक्त लगता है, उसे हम क्या कहते हैं? ह्रस्व। अब यहाँ पे दीर्घ का मतलब क्या होता है बच्चे? दीर्घ का अर्थ ही है बड़ा, यानी जिसके उच्चारण में ह्रस्व से दुगना समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं? दीर्घ। और प्लुप्त, जिसके उच्चारण में सबसे ज्यादा समय लगता है उसे हम कहते हैं प्लुप्त। अब कहीं कहीं पे बच्चे आपको कुछ और भी नाम देखने को मिलेंगे, उसके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए अगर कहा जाए तो बहुत कुछ है, बट कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए कहा जाए तो बहुत कम आपको चीजें मिलती हैं। तो हम सबसे पहले कुछ अलग अलग नाम हैं उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आपके जो ह्रस्व स्वर है इसे कहीं कहीं पे मूल स्वर के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा स्वर? मूल स्वर। ठीक उसी तरीके से अगर हम बात करें तो लघु और गुरु के नाम से, यानी इसे हम लघु कहते हैं और दीर्घ को हम गुरु कहते हैं। अब ये लघु और गुरु क्या होता है? लघु मतलब क्या होता है? छोटा। गुरु मतलब होता है बड़ा, ठीक। अगर आपने गौर फरमाया होगा तो हम लोग जब आ पढ़ते थे तो हम कहते थे छोटी ई बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, यानी कि हमने क्या किया, उच्चारण के दौरान ही हमने ये बोला कि ये छोटी ई है और ये बड़ा ऊ है, बड़ी ई है। तो हमने ये जो छोटा और बड़ा कहा, ठीक उसी तरीके से लघु मतलब छोटा, गुरु मतलब बड़ा। तो यहाँ पे जो आपका ह्रस्व स्वर है इसे हम लघु कहते हैं, क्योंकि छोटी ई और आपका छोटा ऊ इसी में आ जाता है। वहीं पे अगर हम बात करेंगे तो दीर्घ को हम गुरु कहते हैं, क्योंकि बड़ी ई और बड़ा ऊ इसके अंतर्गत आ जाता है, ठीक। अब ये दीर्घ बड़ा क्यों है या फिर गुरु नाम क्यों दिया गया है इसको समझते हैं, उसके बाद परिभाषा पे पहुंचेंगे। परिभाषा की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं फिर भी, ठीक है। चलिए, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे मूल लघु की, तो होता ये है, मूल स्वर क्या है? अब कहीं अगर पूछ दिया गया कि मूल स्वर क्या है, तो मूल मतलब क्या होता है? बेस होता है। बेसिक की हम बात कर रहे हैं, कहते हैं ना मूलतः, ठीक है। अब ये मूल का मतलब ये हुआ कि जब आप इसे करोगे तो जैसे हम बात करते हैं अ, ठीक है, इसको जब आप खंडित करने की कोशिश करोगे तो खंडित नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे ई,
इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा। उसके बाद हम बात करेंगे ऊ, ठीक है, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा। पहले जो था ये री रखा गया था, धीरे 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 ये कहीं लुप्त सा होता गया है, फिर भी चलिए इसको हम यहीं रखते हैं, ठीक। अब ये अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपके ऐसे हैं जिनको तोड़ने का कोई स्कोप नहीं है, इन्हें हम तोड़ नहीं सकते हैं, ये जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, ठीक। अब इसमें गुरु में क्या है कि इसे हम गुरु कह रहे हैं, तो यहाँ पे आता है आ, उसके बाद बड़ी, बड़ा ऊ, ठीक। उसके बाद हमारे पास क्या आता है ए ओ और औ। अब इसको गुरु क्यों कह रहे हैं, तो अगर मैं बात करूं तो इस आ का निर्माण कैसे होता है, औ के साथ औ मिलता है तो ये क्या बनता है बच्चे, आ बनता है। क्या बनता है, आ बनता है। ठीक उसी तरीके से इस ई का निर्माण कैसे होता है, तो जब हम ई के साथ ई को लिखते हैं तो ये क्या हो जाती है, बड़ी ई में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक। अब क्या हुआ, यहाँ पे क्या किया हमने, दो मूल स्वरों को मिलाया है, यानी दो वर्णों के योग से एक वर्ण बनाया है और दोनों वर्ण स्वर हैं, इसीलिए ये स्वर का हिस्सा क्या कहलाता है, दीर्घ या गुरु के नाम से कहलाता है। यानी यहाँ पे आपको जितने भी वर्ण मिलते हैं इनको हम क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, इनके दो हिस्से हो जाते हैं, ठीक है। सिंपल सा फंडा है, बहुत अलग कुछ नहीं पढ़ रहे हो आप, सिंपल है, जो हम पढ़ते आ रहे हैं वही है। जैसे हम कहते हैं ना अ का जब हम निर्माण कर रहे हैं तो हम इसको और किसी और खंड में नहीं तोड़ सकते, यानी इस क को भी पूरा करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी, अ को, और हम यहाँ पे क लिख दिए, ठीक। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पे का की, तो इसमें अगर मैं इसे खंडित करूं तो क्या हो जाएगा, क हलंत धन आ। अब ये आ क्या दे रहा है, एक मात्रा दे रहा है, ठीक। तो वही मात्रा जो आपको मिल रही है यहाँ पे, वो कहाँ से आया, दो अ के निर्माण से, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, दो अ मिले हुए हैं, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, दीर्घ या गुरु के नाम से जानते हैं। और वहीं पे अगर मैं बात करूं हश्व को, उसे हम मूल या लघु के नाम से जानते हैं। मूल जो है मूल स्वर के नाम से इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये आपका बेस है, इसी को इस्तेमाल करके बाकी सारे आपके स्वर बनाए जाते हैं, यानी इन्हीं का आपस में कॉम्बिनेशन होगा, फिर हम स्वर का निर्माण करते हैं। तो क्या हो गया, इसी वजह से इसे मूल और लघु के नाम से भी जाना जाता है। ये थोड़ी सी चीजें थी जो आपको पता होना चाहिए। मान लीजिए अगर पेपर में हस्व की जगह मूल स्वर पूछ दिया गया कि मूल स्वर के कितने नंबर हैं, मतलब कि मूल स्वरों की कितनी संख्या है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। या फिर अगर ये पूछ दिया गया कि मूल स्वर किसे कहते हैं, तो दिक्कत हो जाएगी। हश्व, मूल और लघु तीनों एक ही हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से आपको मिल सकते हैं, तो उसकी वजह से आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, ठीक है। हस्व स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में अपेक्षाकृत कम समय लगता है उसे हम हस्व स्वर कहते हैं। हस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। हस्व स्वरों को मूल स्वर भी कहते हैं। मूल स्वर अ, ई, उ और री। अब अगर बात करें तो आपके जितने भी स्वर होते हैं बच्चे, वहीं आपकी मात्राएं भी होती हैं। यानी आपके पास 11 स्वर हैं तो आपके पास 10 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं, 10। अ का कोई मात्रा नहीं होता। और अगर हम बात करेंगे तो अ को शहीद वर्ण के नाम से जाना जाता है। किस वर्ण के नाम से, तो शहीद वर्ण के नाम से जाना जाता है। इसे आप ऐसे याद रख सकते हो, ठीक। अब चलिए, यहाँ पे हमने कहा कि ये जो आपके मूल स्वर हैं या फिर हस्व स्वर है, उसमें अ, ई, उ और री आ जाते हैं, तो अ की कोई मात्रा नहीं है। छोटी ई की मात्रा क्या है आपकी, ऐसे लिखी जाती है, यानी कि अगर मुझे की लिखना है तो मैं ऐसे लिखूंगी, ठीक। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे उ, तो छोटा उ की मात्रा क्या है बच्चे, आपका ये हो जाता है, यानी कि कु, ठीक। और अगर हम बात करेंगे री की मात्रा कौन सी होती है, तो वो हो जाती है ई, ठीक। कहीं कहीं पे अगर आप देखोगे तो वो जो हम लिखते हैं ना मात्रे, तो वहां पे भी क्या होता है, आपका यही वाला री इस्तेमाल में आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा, दीर्घ स्वर। जिन स्वरों में हस्व स्वरों से अधिक बोलने में अधिक समय लगता, यहाँ पे हस्व स्वरों से अधिक समय लगता है, ठीक है, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। ये कौन कौन से हैं, आ, ई, उ, ए, ओ और औ, ठीक है। ये क्या है आपके, ये आपके 7 हो जाते हैं, ठीक है। कभी आपसे पूछ लिया गया कि हस्व की संख्या कितनी, 4, दीर्घ की संख्या कितनी, 7, ठीक है, मूल स्वरों की संख्या कितनी, 4।
अगर पूछा गया दीर्घ लघु या गुरु स्वरों की संख्या कितनी, तो आप बोलोगे कितना, 7। ठीक, अब यहाँ पे इनकी मात्राओं के बारे में बात कर लेते हैं। आ की मात्रा क्या होगा, ये होगा। ठीक है, ई की मात्रा क्या होगा, ये हो जाएगा। ऊ की मात्रा क्या होगा, ये हो जाएगा। ए की मात्रा क्या होता है, ये हो जाएगा। ठीक है, ए की मात्रा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक, ओ की मात्रा क्या होगा, ये होगा। और औ की मात्रा क्या होगा, ये होगा। ठीक, इसी के साथ अगर हम बात करें स्वर के दोनों भागों के साथ, हमने ये भी समझा कि हमारे स्वरों की मात्राएं कैसी होती हैं या किसकी मात्रा कौन सी होती है। ठीक, अब एक और चीज याद रखना, हमने जब बात किया मूल का, हमने जब बात किया दीर्घ का, तो उसी के साथ साथ एक और हिस्सा आता है जिसे हम कहते हैं संयुक्त स्वर। अब ये संयुक्त स्वर क्या होते हैं? संयुक्त स्वर की अगर मैं बात करूं तो ये जो आपको दीर्घ दिख रहा है बेटा, इस दीर्घ में हमने 7 बोला ना, कौन कौन से, आ, ई, उ। ठीक है, ए, ओ और औ। ठीक, अब यहाँ पे हमने ये जो 7 देखे उसमें हमने कहा कि ये जो दीर्घ स्वर है इसमें आ, ई और उ, ये तीनों क्या हैं, सेम वर्ण से बनते हैं। यानी आ का निर्माण जब हो रहा है तो अ प्लस अ से हो रहा है। ठीक, ई का निर्माण जब हो रहा है तो ई प्लस ई से हो रहा है। ठीक, और ऊ का निर्माण जब हो रहा है तो ऊ धन ऊ से हो रहा है। ठीक, तो हमारे पास ये क्या हो गया, अपने ही वर्ण, अपने ही सेम वर्ण से मिल रहे हैं, जिसे हम सजातीय वर्ण के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये सजातीय है क्योंकि अपने आप से मिल रहे हैं। लेकिन वहीं पे अगर मैं बात करूं तो इन चारों का निर्माण जो है वो अपने वर्ण से मिलकर नहीं होता है। यानी कि ये जैसे अ से अ मिला है, वैसे ही यहाँ पे ए से ए का निर्माण नहीं होता है। इनके संयोग में 2 अलग अलग वर्ण मिलते हैं जिसे हम विजातीय के नाम से भी जानते हैं। अब आपके लिए ये होमवर्क है कि आप मुझे बताएंगे कि इनके योग में कौन कौन से वर्ण का उपयोग किया जाता है। इन दोनों का बड़ा आसान है, आपको बताना है इन दोनों का, कि ये दोनों अगर मैं बता दूं तो आप ऑब्वियसली आंसर बता दोगे, लेकिन आप बताओगे इन दोनों का, उसके बाद देखा जाएगा कि कितने लोगों को पता है, कितने लोग जानते हैं कि ये विजातीय वर्ण जो है वो कौन से होते हैं या फिर आपस में मिलकर कौन सा योग बनाते हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम संयुक्त स्वर के नाम से जानते हैं, क्योंकि 2 अलग अलग वर्ण आपके आपस में मिलते हैं और एक नए वर्ण का निर्माण करते हैं, इसलिए हम संयुक्त स्वर के नाम से जानते हैं। कभी कभी सवाल पूछा जाता है कि मूल दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है, तो मूल दीर्घ स्वर की संख्या सिर्फ 3 होती है। मूल यही 3 है, बाकी इन तीनों का निर्माण होता है, इन्हें हम संयुक्त स्वर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये आपको बताया जा रहा है क्योंकि अलग अलग जगह पे आपने अलग अलग तरीकों से पढ़ा होगा, तो सब कुछ एक बार क्लियर हो जाना चाहिए कि हाँ ठीक है, इस नाम से भी जान सकते हैं, उस नाम से भी जान सकते हैं, तो वो सारी चीजें आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे, एक छोटे से होमवर्क के साथ हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि आगे हमारा क्या है। अब आता है प्लुप्त स्वर। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में हर्ष व दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं, प्लुप्त स्वर। यानी कि जैसे मैं उच्चारित कर रही हूं और मैंने कहा ओम, अब ये क्या हुआ, ओ और म के बीच में ये जो ध्वनि आई इसे हम क्या कहते हैं, प्लुप्त स्वर। यानी कि अगर आपने देखा होगा कहीं कहीं लिखा हुआ आपको मिलता है ऐसा। ठीक, अब ये क्या हुआ, ये जो ध्वनि आपको दिख रही है इसे ही हम प्लुप्त स्वर कहते हैं, और ये जो प्लुप्त स्वर है वो हमारे हिंदी में कहीं ना कहीं लुप्त होते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका अगर हम बात करेंगे तो ये प्लुप्त स्वर के अंतर्गत आ गए। हालांकि प्लुप्त स्वर जल्दी पूछेगा नहीं, बट स्वर के बारे में अगर हमने बात की तो हमने कहा कि स्वर वो होते हैं जिनके उच्चारण में किसी की सहायता नहीं लगती। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो हमने स्वर में ये भी देखा कि स्वर की संख्या कितनी होती है, फिर हमने ये भी देखा कि स्वर के कितने भेद होते हैं, फिर हमने उनकी संख्या को जाना और उनको भी जाना। ठीक है, अब जो है स्वर हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा व्यंजन के बारे में कि व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं या व्यंजन वर्ण क्या होते हैं। तो सबसे पहले हमने कहा कि जिनके उच्चारण में किसी की सहायता लगती है, यानी कि जिसके उच्चारण में कोई जो है आपका क्या वर्ण जो है सहायक के रूप में प्रस्तुत हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम व्यंजन वर्ण के नाम से जानते हैं। हमने कहा कि मूलतः हमारे जो
व्यंजन वर्ण है उनकी संख्या कितनी होती है? 33। यानी मूल रूप से हमारे पास जो वर्ण है उनकी संख्या कितनी है? 33। अब ये मूल रूप क्यों कहा जा रहा है? मूल रूप इसलिए कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे वर्ण हैं जो एक दूसरे से मिलकर बने हुए हैं। जैसे पीछे हमने स्वर में देखा, वैसे ही कुछ ऐसे वर्ण हैं जो एक दूसरे से मिलकर है, इसी वजह से उनको छोड़कर बाकी सब आपके मूल वर्ण के अंतर्गत आ जाते हैं। अब यहाँ पे जो देखा जाए तो सबसे पहले हम इसके थोड़ा डेफिनेशन को समझते हैं, फिर धीरे धीरे बात करते हैं कि 33 वर्ण के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें जाए जो ध्वनियां स्वरों की सहायता से बोली जाती है उसे व्यंजन कहते हैं। वर्णमाला में कुल 33 व्यंजन होते हैं। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। व्यंजनों में स्वर रहित व्यंजन के नीचे हलंत लगा रहता है। एक तो रहित का मतलब समझिएगा, रहित मतलब होता है, ये रहित का जनरली लोग मतलब निकाल लेते हैं कि साथ, तो रहित का मतलब होता है के बिना, यानी कि उसके बिना। किसके बिना बेटा? तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि व्यंजनों में अगर देखा जाए तो स्वर रहित, अब यहाँ पे नीचे हलंत लगा है, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बोला था, हमने कहा क, ठीक है, तो ये क्या है? ये आपके स्वर के साथ है, यानी स्वर सहित है। लेकिन जैसे ही मैंने इसे कहा क और ये अ आपका बाहर निकल गया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये व्यंजन रहित हो जाएगा। इसे हम क्या कहेंगे? तो इसे हम स्वर रहित, तो इसे हम क्या कहेंगे? स्वर रहित। किस नाम से, मतलब किस नाम से नहीं, क्या कहेंगे इसे? स्वर रहित। यानी जहां भी आपको कोई ऐसा वर्ण दिख जाए जिसके नीचे हलंत लगा है, बस दिमाग में बैठा लीजिएगा कि यहाँ पे स्वर की उपस्थिति नहीं है। अगर हलंत है तो स्वर नहीं होगा, और अगर हलंत नहीं है तो स्वर होगा। ठीक है, सिंपल सा फंडा है। ओके, अब यहाँ पे व्यंजन के हमने 3 भेद कर दिया, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ठीक है, इसी के नीचे एक और जोड़ दीजिए, संयुक्त व्यंजन। अब सबसे पहले हम आज बात करेंगे स्पर्श व्यंजन के बारे में। ये स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं, यानी कि ये कैसे होते हैं, कैसे जानते हैं, नाम क्यों रखा गया स्पर्श। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे, तो जब हम स्वर का उच्चारण कर रहे होते हैं तो हमने कहा कि हमारा जो मुख से वायु निकल रहे हैं वो क्या है? स्वतंत्र रूप से आ रहे हैं। तो उसी तरीके से जब हम व्यंजन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि उच्चारण के वक्त क्या हो, हमारी जो श्वास है वो मुख में कहीं ना कहीं टकरा रही हो। ठीक है, तो अब क्या होता है, जब हम क का उच्चारण कर रहे हो तो क, अब हमारी वायु जो है कंठ से निकलती है, टकराते हुए मुख से बाहर आ जाती है, तो हम कहते हैं कि अरे ये तो स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आ गया। जब हमने कहा च के उच्चारण के वक्त हमारी जो जिह्वा है वो ऊपर जाती है, और आपका च यानी ये जो दांत जहां है, मसूड़ा जहां आपका है और दांत जहां पे वो जहां पे मिल रहे हैं वहां पे जाके आपकी जिह्वा टकराती है, तो हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं च, यानी उसे हम तालु के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जब हम कहते हैं तो हम कहते हैं कि हाँ, हमारे जब च का उच्चारण हो रहा है तो हमारी जो जिह्वा है वो तालु में जाके लग रही है, वहां पे स्पर्श हो रहा है। फिर हमने कहा ट के दौरान हमारी जो जीभ है वो थोड़ी सी ऐसी टेढ़ी होती है और ऊपर वाले हिस्से में जाके लगती है, जिसे हम क्या कहते हैं? मूर्धा। तो हम कहते हैं कि हाँ, ट का उच्चारण हुआ तो हमारी जिह्वा जो है वो मूर्धा में जाके लगी। फिर हम कहते हैं त के दौरान हमारी जीभ जो है वो जाकर के यहाँ पे दांत पे लगती है, यानी हमारी जिह्वा कहाँ गई? दांत को उसने स्पर्श किया, तो हम कहेंगे कि हाँ, ये तो दांत से हो रहा है, दंत हो गई। फिर अगर हमने कहा प के उच्चारण के वक्त हमारे जो होठ थे वो क्या हुआ? आपस में मिल रहे हैं, यानी कि उनका स्पर्श हो रहा है। यानी कि ये स्पर्श और ये सारी बात कहने का मतलब ये है कि जब हम वर्ण का उच्चारण कर रहे हैं और उसी दौरान हमारा श्वास या फिर हमारी जिह्वा मुख के किसी अंग से टकरा रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं? स्पर्श होना कहते हैं, और इसीलिए इसका नाम स्पर्श व्यंजन रखा गया। यानी कि इनके उच्चारण के दौरान वायु या जिह्वा कहीं ना कहीं टकरा रहे हैं, इसलिए इसे हम स्पर्श व्यंजन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब मैंने इतनी सारी बातें बोली थी स्पर्श व्यंजन के बारे में, साथ ही साथ मैंने ये भी बोला कि ये यहाँ से उच्चारित होते हैं, वो वहां से उच्चारित होते हैं, तो बड़ा कंफ्यूजन लग सकता है, लेकिन हम इसे ऐसे समझेंगे। ठीक है, जो व्यंजन कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ आदि स्थानों के स्पर्श द्वारा बोले जाते हैं वो स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनको वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। इसके अंतर्गत क से म तक वर्ण आते हैं। इनमें कुल 25 वर्ण स्पर्श व्यंजन होते हैं।
अब ये 25 वर्ण कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो आपके स्पर्श व्यंजन, और कौन कौन से, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। बड़ा कंफ्यूजन होता है कि इसका हम उच्चारण जब कर रहे हैं तो इसका स्पर्श कहाँ हो रहा है या फिर इसके उच्चारण स्थान कहाँ है। तो हमेशा याद रखिएगा क यहां से शुरू होता है, कवर्ग शुरू होता है यहां से, ठीक है, और समापन कहाँ होता है, यहाँ पे पवर्ग के साथ, ठीक। तो जब हम क की बात कर रहे हैं तो हमारी ध्वनि कहाँ से निकलती है, कंठ से, यानी वायु कहाँ से निकल रहा है, कंठ से, और वो निकल जा रहा है, तो इसे हम कहते हैं कंठ से उच्चारित होता है कवर्ग। फिर हमने कहा जब हम च बोलते हैं तो हमारी जिह्वा कहाँ जाती है, आपके तालु पे। तालु किसे कहते हैं, तो आपका ये जो दांत है जहां अंदर मसूड़े में लगा हुआ है उसे हम तालु के नाम से जानते हैं। तो जब हम उच्चारित करते हैं जब हम च उच्चारित करते हैं तो कहाँ जाके लगता है, तालु पे, तो वो हमारा दूसरा स्पर्श स्थान हो गया। तीसरा, जब हम ट की बात करते हैं तो हमारी जिह्वा थोड़ी सी ट्विस्ट करके ऊपर लगती है, तो हम क्या कहते हैं, मूर्धा। जब हम त की बात करते हैं तो हमारी जिह्वा कहाँ लगती है, दांत पे, और फिर हम प की बात करते हैं तो हमारी जिह्वा कहाँ लगती है, होंठ पे। यानी कि शुरुआत कंठ से होता है, समापन कहाँ होता है, होंठ पे होता है। यानी कि ये आपको याद करने का सिंपल सा तरीका है कि हमारा कंठ से क वर्ग शुरू होता है और प वर्ग आपके ओठ पे आकर समाप्त हो जाता है। अब ये उच्चारित करते वक्त अगर आपको थोड़ा सा भी तकलीफ हो रहा है या फिर याद करते वक्त तकलीफ हो रहा है तो एक बार अपनी जीभ को पकड़िएगा और हर एक वर्ण को, वर्ण का जो वर्ग है उसको देखिएगा कि वो किसके अंतर्गत आ रहा है, कहाँ से किसको उच्चारित किया जा सकता है। चलो ये भी नहीं हो रहा है तो याद रखना क च ट त प, यानी कि हमेशा दिमाग में क च ट त प, ये अगर याद रहा सीक्वेंस तो आपको याद रहेगा कि क कहाँ जाएगा, च कहाँ जाएगा, और ये बहुत इजी होता है। एक बार दिमाग में बैठ गया तो आराम से आपको याद हो जाएगा। वो तब तक ही है कंफ्यूजन जब तक आपने इसको अलग अलग तरीके से देखा है। एंड ये मैं इसलिए कह पा रही हूँ क्योंकि मैं भी जब पढ़ रही थी, मतलब मैंने भी जब ये पढ़ा है व्याकरण वाला हिस्सा, व्याकरण जब हम बात कर रहे हैं तो ये वो वाला व्याकरण नहीं जो हम स्कूल में पढ़ते हैं, ये वो वाला व्याकरण जो हम कॉलेज में पढ़ते हैं। तो जब मैंने भी व्याकरण वाला हिस्सा पढ़ा था तब बहुत सारी चीजें मेरी भी क्लियर होती, लाइक मेरा जो प्रोनाउंसिएशन है वर्ण को लेकर वो बहुत खराब था फिर धीरे धीरे वो ठीक हुआ मेरे ग्रेजुएशन में। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर एक दो बार अगर आपने इसको प्रैक्टिस करा तो आपको आराम से याद हो जाएगा। इसको स्पेशली एक कहते हैं ना टारगेट लेके नहीं चलना, अरे ये तो यहाँ से उच्चारित होता है, ये ऐसा होता है। टारगेट लेने के लिए मैं बताऊंगी जब आपका अल्प प्राण, महाप्राण, घोष, अघोष ऐसे आएगा, वहां पे आपको समझना पड़ेगा कि हाँ ये कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, कैसे जा रहा है। बाकी ये सारा सेक्शन क्या है, इजी है, ठीक है। तो आज जो है हम यहीं तक पढ़ेंगे, अगला हिस्सा हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब यहां तक मैंने आपको बता दिया स्पर्श व्यंजन तक, बाकी सारी छोटी छोटी चीजें मैंने आपको समझा दी है, साथ ही साथ एक छोटा सा होमवर्क दे दिया है। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जितनी चीजें पढ़ाई गई है वो आप अच्छे से समझें और साथ ही साथ जो आपसे पूछा गया उसका जवाब दें। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे पढ़ेंगे, साथ ही साथ एमसीक्यूज भी करेंगे इससे रिलेटेड, ताकि एक बार में जितना भी कंफ्यूजन हम क्रिएट कर सकते हैं वो कर ले अपने दिमाग में और एक बार में से हम सॉल्व कर ले। क्योंकि ये बहुत छोटा सा चैप्टर है, थोड़ी सी चीजें हमें समझनी होती है, तो थोड़ा सा एफर्ट डालेंगे और हमारा सारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो इसीलिए जितनी भी कंफ्यूजन क्रिएट करनी है आप करिए, बट हाँ उसे पूछ करके, सवाल जो है आप हमसे पूछ करके, डाउट दूर करके फिर इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए। कंफ्यूजन मत छोड़िए, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो इसी के साथ हम आज का ये सेशन समाप्त करेंगे। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम फिर से बात करेंगे वर्ण विचार के बारे में। तब तक आप क्या करिए, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।